स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो आज हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ का पार्ट 3 होने वाला है और ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसके साथ ही हमारे 50 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही करते हैं आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर 36 है। इससे पहले हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन है, हु एडवाइजेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर्स। ऑप्शंस हैं द अटॉर्नी जनरल, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन, नन ऑफ दीज। तो जिसने कल क्लास देखी है उसमें लास्ट में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मैंने अटॉर्नी जनरल का पूरा टॉपिक डिस्कस किया था, जो मेन पॉइंट्स हो सकते हैं इसके। इसका आंसर रहेगा द अटॉर्नी जनरल। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में इसके बारे में बात की गई है। अगर इसमें और भी आपको जानना है तो कल की क्लास देखिए, उसमें मैंने लास्ट में इसके बारे में बताया है। 37th क्वेश्चन है, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ, यानी कि जो अनुसूची 7 है वो किस प्रोविज़न से रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं शेड्यूल लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, या पंचायती राज सिस्टम। तो जैसा कि हमें पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं एट प्रेजेंट। उसमें से 7वीं अनुसूची के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर है यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा उसमें 8 अनुसूचियां थी और एट प्रेजेंट ये है 12। ठीक है, इसमें से 7वीं अनुसूची जो है उसमें हमने लिस्ट के बारे में बात की गई है। अब ये लिस्ट क्या होती हैं? 3 तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में कि कौन सी कंट्री से लिया गया है, आइडिया ऑस्ट्रेलिया से। अब इन लिस्ट के अंडर कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट्स जो हैं वो रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं। जो यूनियन लिस्ट है इसमें ओरिजिनली तो 97 सब्जेक्ट हैं जो ओरिजिनल हैं, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें 100 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इन 100 सब्जेक्ट पर जो रूल्स रेगुलेशन बनाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे तो ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में है 52 सब्जेक्ट्स। जो ये पूरी की पूरी बात की गई है शेड्यूल 7 की, ये आर्टिकल 246 में बात की गई है इसकी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उसमें लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनमें लॉज बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट जो भी हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें दोनों ही यानी कि स्टेट और सेंटर कोई भी रूल बना सकता है। बात करें हम शेड्यूल लैंग्वेज की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं जिनकी बात हमने 8th शेड्यूल में की है। वहीं पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो इसकी बात हम कल कर चुके हैं और ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये आता है 11th शेड्यूल में पार्ट 9 में। नंबर 38 है, राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से किस अमेंडमेंट से बाहर निकाला गया। ऑप्शंस है 42nd अमेंडमेंट, 46th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 47th अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है 44th अमेंडमेंट। तो ये जो 44th अमेंडमेंट है ना, ये की गई थी 1978 में। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मौलिक अधिकार हैं वो हमें दिए गए थे 7। ठीक है, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हमारे मौलिक अधिकार है 6। ये ध्यान में रख लेना, एट प्रेजेंट हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति का अधिकार है उसे हमने 44th अमेंडमेंट से बाहर निकाला जो कि 1978 में की गई, और उसे बना दिया हमने लीगल राइट। ठीक है, अब ये हमारा लीगल राइट है जो कि आता है आर्टिकल 300A के अंतर्गत। ये आर्टिकल ध्यान रख लेना कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा लीगल राइट है और ये आर्टिकल 300A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है कि ये किस अमेंडमेंट से लाई गई हैं। ऑप्शंस है 42nd, 48th, 44th या 46th।
तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारी एट प्रेजेंट हैं 11 और ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें एक कमेटी का जिक्र आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और इसी में एक पॉइंट और आता है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो की हैं, तो ये की हैं हमने रशिया से, जिसे उस समय बोलते थे USSR। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात चली ही है तो कई बार इसका पार्ट और आर्टिकल भी पूछ लेते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं आर्टिकल 51 और सब आर्टिकल A में, और इसका पार्ट है 4A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ मैनी टाइम्स इन इंडिया डू द फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, यानी कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। और 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम या नेवर। तो इसका सही आंसर है नेवर। भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की तो ये आता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत, जो कि कभी भी इम्पोज नहीं किया गया है इंडिया में। इसी तरह 2 और इमरजेंसीज होती हैं, यानी आपातकाल होते हैं। उसमें एक है नेशनल इमरजेंसी, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल भी बोलते हैं, और ये आता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, और ये पहले 3 बार लगाया जा चुका है। और दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और ये आता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। इसका क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो अगर आपको और डिटेल चाहिए तो कल वाली वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट मैंशनड इन द 8th शेड्यूल। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि लैंग्वेजेस की बात की गई है 8th शेड्यूल में, तो यहाँ पर पूछा है कि 8वें शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज शामिल नहीं है। ऑप्शंस है उर्दू, नेपाली, भोजपुरी या कोंकणी। तो इसका सही आंसर है भोजपुरी। भोजपुरी नहीं है तो इसका मतलब उर्दू, नेपाली और कोंकणी ये इस लिस्ट में शामिल हैं। पीछे भी बता चुकी हूँ कि 8th शेड्यूल में आती हैं हमारी 22 लैंग्वेजेस। 42nd क्वेश्चन है, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द एज ऑफ वोटर्स हैज़ बीन reduced फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यानी कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो वोटिंग एज है उसे 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया। ऑप्शंस हैं 61st, 64th, 73rd या 42nd। तो इसका सही आंसर है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी हमने कल डिस्कस किया था, और अगर आपने क्लास ध्यान से देखी है तो आई होप आपको एक एक पॉइंट इसका क्लियर हो गया होगा। यहीं पर है एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये है हमारी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड। जो हमने पार्ट 2 किया है इन MCQs का, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बहुत से टॉपिक डिटेल में समझाए हैं। वैसे तो तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इन पार्ट्स को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शंस हैं 46th, 42nd, 43rd या 50th। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि की गई थी 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल, अप्रैल फूल नहीं बनाया गया था उस दिन राइट टू एजुकेशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है इसका आर्टिकल भी पूछ लेते हैं, तो इसका आर्टिकल है 21A। ठीक है, ये जो राइट टू एजुकेशन है ये बोलता है कि जो भी बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये करंट का क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किस लैंग्वेज को रिसेंटली दिया गया है। ऑप्शन है ओडिया, तमिल, तेलुगु या एसमीज। तो इसका सही आंसर है एसमीज, यानी कि जो असम की भाषा है उसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है।
ठीक है। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी जिन्हें हमने क्लासिकल लैंग्वेज बोला था, जिसमें से ओडिया, तमिल, तेलुगु ये पहले की हैं। अब एट प्रेजेंट जो है 5 और ऐड कर ली गई हैं, ठीक है। तो टोटल जो है क्लासिकल लैंग्वेज वो हो गई हैं 11। जो 6 लैंग्वेजेस पहले की थी वो थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और ओडिया। और जो अभी ऐड की गई हैं 2024 में, जो कि 5 हैं टोटल, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी या बंगाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल लोकसभा स्पीकर। ऑप्शंस हैं जी वी मावलंकर, जी एम बालयोगी, मनोहर जोशी या पी ए संगमा। इसका सही आंसर है पी ए संगमा। ये हमारे पहले ट्राइबल लोकसभा स्पीकर बने थे, जबकि जी वी मावलंकर जो हैं ये जब हमारी फर्स्ट लोकसभा बैठी थी तब स्पीकर बने थे, ठीक है, 1952 में। और 1952 में और क्या हुआ था, जनरल इलेक्शंस हुए थे हमारे, तभी लोकसभा बैठी थी। 47th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल एम्बलम वाज अडोप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नेशनल एम्बलम का मतलब है जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसे कब अडोप्ट किया गया, ठीक है। ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। और जो नेशनल एम्बलम है वो है हमारा अशोक स्तंभ। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा नेशनल बर्ड है इंडियन पीकॉक, इसे हमने नेशनल बर्ड रिकॉग्नाइज़ किया था फरवरी 1 1963 में, ठीक है। और हमारा नेशनल फ्लैग, इसे हमने अडोप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो नेशनल फ्लैग है इसे किसने डिज़ाइन किया था, तो इसे किया था पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन। नेशनल एंथम, इसे हमने 24 जनवरी 1950 में अडोप्ट किया था। और ये यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि ये पहली बार कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सेशन में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका सेशन हुआ था कोलकाता में, तब गाया गया था। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये भी हमने 24 जनवरी 1950 को अडोप्ट किया था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम किसने लिखा है, तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसे गाया गया था 1896 में। जो ये वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का ही एक नोवेल है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रख लेना। 48th क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी एन राव या बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो बने थे हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड बने थे। करें बाकी ऑप्शंस की, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। वल्लभ भाई पटेल ये इंडिया के पहले होम मिनिस्टर बने थे और साथ में ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। और बी एन राव, इनके बारे में तो हम कल डिस्कशन कर चुके हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेजिडेंट हैज़ बीन मैंशन, यानी कि जो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया है इसके लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग होता है, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन है आर्टिकल 53, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 या आर्टिकल 74। इसका सही आंसर है आर्टिकल 61। जब मैंने पहले क्लासेस ली हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आया है और ये आज रिपीट हुआ है, तो मैंने इसे याद रखने का तरीका भी बताया था। जैसे 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 61। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट लेते हैं ओथ, शपथ लेते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। और आर्टिकल 61 में उन्हें इम्पीच करने की प्रोसेस है, ठीक है। तो आर्टिकल 60 में शपथ ली और आर्टिकल 61 में उन्हें इम्पीच कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज़ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा। मैक्सिमम सदस्यता पूछी है, कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ऑप्शन है 220, 210, 230 या 250। तो जो मेंबरशिप है बोथ है 250 की। आंसर इसका 250 है। इसे हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो जो मेंबर्स हैं वो हैं 245। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, लेकिन एट प्रेजेंट हैं 543 मेंबर्स। ठीक है, इसके साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के टिटबिट्स हैं, तो मुझे लगता है हमें उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेना चाहिए। जैसे कई बार पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसने संविधान का निर्माण किया है, उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को ये मीटिंग हुई थी, और इसके पहले प्रेसिडेंट जो कि टेम्पररी थे वो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इस मीटिंग में क्या हुआ कि पहले तो हमने टेम्पररी प्रेसिडेंट को चूज़ किया था, लेकिन फिर हमने परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद और परमानेंट बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर थर्ड मीटिंग हुई जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो होती है हमारी 13 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग में क्या हुआ कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए जिसके आधार पर ही हमारा प्रीएम्बल, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं, वो बनी है। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स याद रख लेने हैं। 3 मीटिंग्स हुई हैं 9, 11 और 13 दिसंबर को 1946 में। फर्स्ट मीटिंग में टेम्पररी प्रेसिडेंट को चूज़ किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सेकंड मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और थर्ड मीटिंग में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन्होंने लिखा है, यानी कि कैलीग्राफर कौन थे। तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। और फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो वो लिखा गया है इटैलिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 MCQs इंडियन पॉलिटी के। जो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए ही हुए हैं, तो इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड है, चाहे वो क्लर्क का हो, पटवारी का हो, या आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो। जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं उन सभी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।